विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी कि किसके अंदर कायरल कार्बन नहीं है। तो ये आपका थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री में से क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको देखना है इनकी स्ट्रक्चर्स को। तो यहां पर जनरली बात करें तो ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे जो अमीनो एसिड हैं ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो एलानिन, एलानिन आप देख सकते हो COH ग्रुप है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे CH3 है। दिस इज एलानिन, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। प्रोलीन, यहाँ पर ये COH ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बन है, इस कार्बन से ये CH2 है, ये NH है और ये COH और एक H और लगा हुआ है, तो ये भी कायरल कार्बन रखे हुए हैं। ग्लाइसिन के पास यहाँ पर COH ग्रुप है, यहाँ कार्बन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जो है कायरल कार्बन नहीं रखेगा। ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन के अंदर देखो ये यहाँ पे COH है, ये कार्बन है NH2, ये CH है, ठीक है। और यहां पर हम बात करेंगे तो बात करेंगे यहां के ये भी CH2 है और ये कार्बन बीच का है। तो अब आप देखोगे ध्यान से तो यहां पर ग्लूटामाइन जो है ये हमारे पास कैरल सेंटर इसके पास होगा, यहां भी कैरल है, यहां चलो फिर ये वाला मतलब ये कायरल कार्बन रखा हुआ है, ये वाला कायरल है यहाँ पे। ओके, सो आंसर हमारा ग्लाइसिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स फॉर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। यहां पर हमारे पास है ये जो रख रहा है 2 डबल बॉन्ड रख रहा है, एक तरफ CHO ग्रुप है और एक तरफ PH ग्रुप है। तो इसके कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कितने बन रहे हैं वो हम चेकआउट करेंगे। कितने बन रहे हैं हमारे पास, 4 बन रहे हैं। अभी कैसे बनेंगे, और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स यानी कि सीधा सीधा सा बात करें डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गया, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करने के लिए मैंने 3 अलग अलग ग्रुप्स बताए थे, उनके लिए तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला बताए थे। उसी तरह से कॉन्फिगरेशनल और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को भी फाइंड करने के लिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसका आंसर होगा 4। कैसे होगा वो मैं अगली स्लाइड में समझा रहा हूं। यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को कैसे वर्कआउट करते हैं और इसमें हम कैसे करेंगे उसको आप देखेंगे। तो यहां पर ये हम कंपाउंड दिया आपको PHCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये CHO। इस कंपाउंड को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PH यहां पे आ गया, CH डबल बॉन्ड, फिर यहां डबल बॉन्ड, फिर ये, इसको हमने ऐसे जिगजैग वे में लिख दिया है, ठीक है। नाउ तो एक आइसोमर तो ये होगा सिंपली। अब दूसरा आइसोमर कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन को होल्ड करिए और इसको रोटेट कर दीजिए। जब इसको रोटेट किया तो मैंने पोजीशन आ गई ये, ठीक। अगर मैं केवल इसी की बात करूं तो यहां पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो 2 पे E आ रहा है, 4 पे भी E आ रहा है। इसको समझ लेंगे, 2 पे E, देखो ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, तो 2 पे E का मतलब है 2 3 जो डबल बॉन्ड है वो E कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। कैसे रख रहा है, 2 पे ये PH का ओरिएंटेशन है और 3 कार्बन पे ये इस ग्रुप का ओरिएंटेशन है, तो यानी कि ये और ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, ठीक है, ऑपोजिट है, तो E हुआ। अब 4th कार्बन को देखो, 4th में ये जो इधर कार्बन है ये वाला 4 से लगा हुआ इधर वाला कार्बन है और 5 से लगा हुआ ये कार्बन है, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, तो इसलिए 2E4E कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में हुआ। अब दूसरा हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 5 कार्बन को होल्ड किया और इसको रोटेट कर दिया तो ये CHO ऐसे आ गया। अभी इसके अंदर देखोगे तो ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, तो ये तो 2E ही रहा क्योंकि ये इधर है और ये कार्बन का इधर जा रहा है थर्ड कार्बन पे, तो इसका मतलब 2E कॉन्फ़िगरेशन ही रहा। लेकिन 4 पे आप चेक करो तो इस पे कार्बन भी नीचे की तरफ है, 5 पे कार्बन भी मतलब सेम साइड में है, तो मतलब ये 4Z, तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2E4Z। अब तीसरा कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, अब इस वाले कार्बन को होल्ड करना है हम यहाँ पे, ये वाला कार्बन सबसे ऊपर वाला, अभी हमने इसको करके ये वाला बनाया था, अभी हम मतलब 5th को होल्ड किया था, ये बनाया था, अभी हम यहाँ पर 2 को होल्ड कर रहे हैं और इस PH को ऊपर घुमा दिया,
ठीक है, जब इसको घुमा दिया तो देखो पीएच आ गया ऊपर, इसको होल्ड करके रखा, और 4 ऐसा का ऐसा ही रहा, तो यानी कि यहां पर 4 तो ई है, ठीक है, और 2 जेड हो चुका, 2 पे 2 और 3 कार्बन जेड हो चुका, यानी कि दोनों ग्रुप ये सेम साइड में है, ये वाले, ठीक है, दोनों सेम साइड में। तो इसका मतलब 2Z4E हो गया। एंड नेक्स्ट इज हमारे पास यहां पर अभी हमने क्या करना देखो, होल्डिंग C2। अभी यहां पे क्या करेंगे, इस वाली स्ट्रक्चर जो सेकंड वाली स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम किसको होल्ड कर रहे हैं, अब C2 को होल्ड कर रहे हैं, इसको एज सच रहने दे रहे हैं, मतलब जो CHO नीचे की तरफ है उसको एज सच रहने देंगे। इस स्ट्रक्चर में हम C2 को होल्ड करेंगे, C2 होल्ड किया, इसको होल्ड करके इसको ऊपर उठा दिया, तो ये तो एज सच ही रहा, ठीक है, पीएच ऊपर चला गया, तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये पीएच और ये सेम साइड में हो गया, तो 2 तो हो गया हमारे पास Z, उसके बाद 4 पे नीचे की तरफ हो गया, और ये भी एक साइड सेम साइड में हो गया, 4 भी हो गया Z। तो यहां पर जो हमें 4 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इस एल्कीन की मिल रही हैं, डाइईन की मिल रही है, वो क्या है, 2E4E हो सकता है, 2E4Z हो सकता है, या 2Z4E हो सकता है, और फोर्थ हो सकता है 2Z4Z। क्लियर? सो देयर आर 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। अब बाकी मॉलिक्यूल्स में हम कैसे, मतलब बाय अप्लाइंग फॉर्मूला हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे फाइंड करेंगे, वो हम वर्कआउट करेंगे एग्जाम्पल के साथ में। सो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पॉलीन्स कैसे फाइंड करना है, तो यहां पर भी कैटेगरी 3 ही है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, व्हेन कंपाउंड हैज n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड एंड्स ऑफ पॉलीन आर डिफरेंट। अगर पॉलीन का एंड डिफरेंट है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्मूला होगा 2 की पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n। जैसे n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, यहां पे n इज नॉट नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ओके, अब ये जो मॉलिक्यूल सिंपल सा मैंने ड्रॉ किया है, तो आप देखोगे 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, लेकिन एंड्स दोनों के डिफरेंट है, सेम एंड्स नहीं है, तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला 2 रेज़ टू द पावर n ही लग जाएगा। और यहां पर डबल बॉन्ड कितने हैं, 4, तो 2 की पावर 4, मतलब 8 आइसोमर पॉसिबल इसके होंगे। गॉट इट? सेकंड जो है वो होगा कि इफ एंड्स ऑफ पॉलीन्स आर सेम, अगर पॉलीन्स हैं और एंड उसका सेम है, तो यहां पर केस नंबर 1 क्या बनेगा, व्हेन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इवन। तो अगर डबल बॉन्ड्स हैं लेकिन वो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं और उस पॉलीइन के जो एंड्स हैं वो सेम है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 तो डबल बॉन्ड हो गए, तो इवन नंबर हो गया। गॉट इट? और सेम यहां पर उसके एंड्स हो गए, Cl Cl। इस केस में हम नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ये वाला, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, 2 की पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर n/2 -1। ये वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे, बस सीधा सीधा सा। अब इसके कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे, बस सीधा इस फॉर्मूले में n का वैल्यू 4 पुट किया एंड वी गॉट 8 + 2 इज 10 आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर? अभी देखो दोनों में क्या अंतर हो गया, दोनों में क्या अंतर हुआ, यहां भी 4, ऊपर वाले मॉलिक्यूल में भी 4 हमारे पास डबल बॉन्ड थे, नीचे में भी 4 डबल बॉन्ड हैं, लेकिन यहां डिफरेंट एंड्स हैं और यहां सेम एंड्स हैं। सेम अगर एंड्स हैं तो यहां पर 10 आइसोमर बन रहे हैं, डिफरेंट एंड्स हैं तो सेम ही मॉलिक्यूल में जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्वल हैं 8 आइसोमर्स बन रहे हैं। गॉट इट? तो अब हम बात कर रहे हैं सेकंड केस में जहां पर पॉलीन्स के एंड्स सेम है, उसमें हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। अभी हम ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करेंगे। ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो फॉर्मूला हमें ये यूज करना है 2 रेज़ टू द पावर n-1 प्लस n-1/2, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहां पे हमारे पास पीएच सेम एंड्स हैं, लेकिन 1 2 3 ही डबल बॉन्ड है जो कि ऑड नंबर है। जो वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, 3 वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास आएंगे 6 आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर।
ओके, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स फॉर, इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स फाइंड करना है, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स फाइंड करना है। अब आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में अगर मैं बताऊं तो CH2OH होगा, CHOH होगा, CHOH होगा, CHOH होगा और ये होगा CH2OH। ये कुछ इसी स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में यानी कि डबल बॉन्ड तो नहीं है, अभी यहां पर क्या है, कायरल कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 कायरल कार्बन है। तो जहां पर कायरल कार्बन ओड नंबर हो, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहां पर हमारे पास इसके आइसोमर आएंगे 4। अब आइसोमर 4 कैसे आए उसको देख लेंगे, कैसे आए और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमेट्रिक कार्बन, तो वहां पर सीधा सीधा सा आ जाता है 2n, तो वहां पर हम लैक्टिक एसिड को सीधा सीधा अप्लाई कर रहे हैं। और लैक्टिक एसिड यानी कि उसके पास एक कायरल कार्बन है, तो यहां पर 2 की पावर 1 यानी कि 2 इसके कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट केस हमारे पास यहां पर आ जाता है, इफ मॉलिक्यूल हैज प्लेनो सिमेट्री देन द नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। तो वहां पर हमने एग्जांपल लिया था, ये पहले भी एक बार आ चुका है स्लाइड में, तो फटाफट मैं इसको आगे लेके चलता हूं। यहां पर इक्वली डिवाइड किया जा सकता है और इवन नंबर ऑफ यहाँ पे कायरल कार्बन है, तो यहां पर हमारे पास 2+1 फॉर्मूला ए के लिए आ जाता है 2n-1 और m के लिए आ जाता है 2n/2-1, ये m के लिए वैल्यू आ जाती है। तो यहां पर इस कंपाउंड के लिए जो आपके पास जो टार्टरिक एसिड है, इसके लिए जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। और ये क्वेश्चन हमारा मतलब देख लेंगे, यहां पर जो दूसरा केस रहेगा, यहां भी इवन नंबर है और इक्वली इसको डिवाइड किया जा सकता है, तो यहां पर आइसोमर हमारे 10 आएंगे, फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा। नेक्स्ट केस जो हमारा होगा, केस थर्ड, उसमें क्या होता है, ओड नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं एंड प्लेनो सिमेट्री उसके पास होती है। जैसे ये वाला जो मॉलिक्यूल जो आपका क्वेश्चन में था, इसमें n नंबर ऑफ वैल्यू 3 थी, यहां पर फॉर्मूला ऑप्टिकली आइसोमर एक्टिव आइसोमर्स का फॉर्मूला ये है, सीधा n की वैल्यू यहां पे पुट करी, पुट करने के बाद a का वैल्यू हमारे पास आया 2 और m का वैल्यू पुट करने के बाद 2, तो टोटल हो गया हमारे पास 4 आइसोमर। क्लियर। इसीलिए ये क्वेश्चन में था मॉलिक्यूल, तो इसके हमारे पास 4 आइसोमर मिल रहे हैं। यहाँ पे a नंबर ऑफ डीएल फॉर्म्स के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स के लिए फॉर्मूला जो हमने यूज किया है वो यहाँ पर ये यूज किया है और मेसो फॉर्म्स के लिए ये यूज किया। तो हर कंडीशन में फॉर्मूला अलग है, उसका एप्लीकेशन मैंने करके दिखाया। दो वी हैव डन दिस इन प्रीवियस, किसी क्वेश्चन में कर चुके हैं हम इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following form is more stable? इनमें से कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। सपोज कोई भी ले लीजिए, हेक्सेन ले लेंगे, तो हेक्सेन का जो है, साइक्लोहेक्सेन का कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट, बोट और ऑल आर सेम, सभी का सेम होता है। तो पहले इसको देख लेंगे एनर्जी डायग्राम क्या है। वैसे तो ट्विस्ट बोट इसका होता है जो कि मोर स्टेबल, इन तीनों में मोर स्टेबल कौन है, वो ट्विस्ट बोट है। कैसे होगा थोड़ा सा अभी आप देख लेंगे यहां पर। यस, ये मैंने एनर्जी प्रोफाइल इसका रखा है। तो सबसे एनर्जी की बात करें तो 5.5 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी है यहां पर इस फॉर्म की। कौन सी है ये, ट्विस्ट बोट, ये भी ट्विस्ट बोट है, ठीक है। और यहां पर चेयर कंफर्मेशन है, यहां पर एनर्जी है 0, तो सबसे कम एनर्जी है चेयर फॉर्म की, इसलिए स्टेबल रहेगा। इसको होल्ड करके जब इसको फ्लिप करना शुरू किया तो ये हो गया हाफ चेयर, और हाफ चेयर का जो एनर्जी है वो 10 किलो कैलोरी पर मोल है। तो यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हुई, हाफ चेयर फॉर्म की हुई। एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी हुई, एनर्जी सबसे ज्यादा हुई हमारे पास हाफ चेयर, हाफ चेयर, ठीक है। इसमें भी होता है कि सारे हाइड्रोजन यहाँ पे जो है एक्लिप्स जी होते हैं, तो हाफ चेयर फॉर्म, और उसके नीचे वाली जो एनर्जी है
वो रहेगी हमारे पास 6.5, और 6.5 में आ रहा है बोट कंफर्मेशन। ये हमारे पास आ रही है बोट, और बोट के बाद हम पहुंचे हैं किस पे, बोट के बाद हम पहुंचे ट्विस्ट बोट पे, ठीक है। तो एनर्जी को ऊपर एरो मत लगाइए, एनर्जी नीचे की तरफ आ रही है, कम है, क्योंकि ये 10 वैल्यू में है, ये 6.5 वैल्यू में है, ये 5.5 वैल्यू में है, और उससे सबसे नीचे है चेयर फॉर्म, ये 0 वैल्यू पे है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल भी यही होगा, और सबसे कम एनर्जी इसकी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल भी यही होगा। तो एनर्जी की बात करें, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम बोट, उससे कम ट्विस्ट बोट, और सबसे कम चेयर। और स्टेबिलिटी की बात करें तो चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद ट्विस्ट बोट है, बोट, उसके बाद बोट है, और सबसे लीस्ट स्टेबल आपकी आएगी हाफ चेयर, हाफ चेयर। क्लियर? तो इसको आप कह सकते हैं CTB BHC। इसको याद रखने के लिए कर सकते हैं आप कम टू बॉल, कम टू बॉल, बॉल है चालू, ऐसे याद कर सकते हो आप इसको, कम टू बॉल, बॉल है चालू, मतलब चेयर, ट्विस्ट बोट, फिर यहां पे बोट, और फिर हाफ चेयर। कम टू बॉल, बॉल है चालू। क्लियर? इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट शो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। इनमें से कौन सा कंपाउंड कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा? एसीटोन, एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड और पेंटानोन, कौन सा नहीं करेगा, ये हमें देखना है, कौन सा नहीं करेगा। तो लेट्स सी, बेंजल्डिहाइड नहीं करेगा डेफिनेटली, क्योंकि उसको होने के लिए क्या चाहिए, होने के लिए, टोटोमेरिज्म होने के लिए यहां पर कार्बन कंपाउंड है, और यहां पे एटलीस्ट जो है 1 हाइड्रोजन इसके पास होना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो और ये सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, जबकि बेंजल्डिहाइड अगर आप देखो तो ये बेंजल्डिहाइड है, और यहां पर हमारे पास होता है CHO, ठीक है, ये CHO है। तो ये यहां पर नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ये कार्बन जो है इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, और ये डबली बॉन्डेड भी है, तो यहां पर कीटोइनोल आइसोमेरिज्म नहीं शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टू हाइड्रोजन्स HA एंड HB इन द फॉलोइंग कंपाउंड। HA HB में रिलेशन आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, होमोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक, डायस्टेरोट्रोपिक एंड नन ऑफ दीज। यहां पर समझना एक बात है, एक्चुअली ये जो टर्म्स आई हैं ये स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टर्म्स हैं, तो इसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद देखेंगे होमोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक और डायस्टेरोट्रोपिक प्रोटॉन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों प्रोटॉन HA HB होंगे डायस्टेरोट्रोपिक, कैसे होंगे समझ लेंगे। केमिकल शिफ्ट, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में ये टर्मिनोलॉजी होती है जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टर्म्स है। होमोट्रोपिक हाइड्रोजन, होमोट्रोपिक हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आर केमिकली इक्विवेलेंट और होमोट्रोपिक, ठीक है। इफ रिप्लेसिंग each one in turn by the same group would lead to an identical compound, these hydrogens produce only one signal when they are in the same environment। बात करें तो देखो ये एल्केन हमारे पास है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये एक तरह का प्रोटॉन अवेलेबल है और ये दूसरी तरह का प्रोटॉन अवेलेबल है। तो A और B टाइप, दो टाइप के यहाँ पे मतलब प्रोटॉन है। तो यहां पर हम कहते हैं कि भाई BB टाइप है, तो ये हमारा होमोट्रोपिक हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो यहां पर रिप्लेस H विद Cl, जब H को हम Cl से रिप्लेस करते हैं, यहां पर H को जब Cl से रिप्लेस किया तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आया। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है हमारे साथ में मतलब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब क्या हो, पता यहां लग रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन प्रोटॉन अलग है, ये वाला प्रोटॉन अलग है, ठीक है, लेकिन ये दोनों प्रोटॉन सेम है,
ये दोनों होमोट्रॉपिक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आर केमिकली इक्विवेलेंट। ओके, तो यहां पर ए और बी दोनों अलग अलग हैं। यहां पे CH2 पे Cl लगाया तो अलग कंपाउंड हो गया, H की जगह पे Cl लगाया तो अलग कंपाउंड हो गया। The 6 मिथाइल हाइड्रोजन्स आर होमोट्रॉपिक, ये वाली बात बताई मैंने आपको, 6 हाइड्रोजन हमारे पास होमोट्रॉपिक हैं एंड 2 विनाइल हाइड्रोजन आर होमोट्रॉपिक। तो ये आपस में होमोट्रॉपिक हैं, ये आपस में होमोट्रॉपिक हैं, और ये दोनों अलग अलग हैं, ये समझने के लिए यहां पे रिप्लेस कर दिया H को Cl से, एक बार CH3 के अंदर, एक बार H को। तो मल्टीप्लिसिटी इज 1 फॉर बोथ दीज टाइप्स हाइड्रोजन। तो यहां पर हमें जो पीक मिलने वाली है वो 2 पीक्स मिलती हैं। जनरली NMR में ये सब कुछ केमिकल शिफ्ट वगैरह फॉलो होता है, तो वहां पर इट गिव्स 2 सिग्नल्स, 2 पीक्स इट विल गिव। अब वो हम होमोट्रॉपिक की बात कर चुके हैं, अभी हम एनिसोट्रॉपिक और डायस्टेरोट्रॉपिक हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो एनिसोट्रॉपिक हाइड्रोजन, इफ रिप्लेसमेंट ऑफ ईच ऑफ 2 हाइड्रोजन्स बाय सम ग्रुप लीड्स टू द एनेंटियोमर, अगर एनेंटियोमर बन जाए, हमने कोई हाइड्रोजन ईच ऑफ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन में से जो है रिप्लेस कर दें अगर ग्रुप को, और बनने वाला जो कंपाउंड है वो एनेंटियोमर्स हो जाए, सो दोज हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक। अब ये बात समझनी है, अभी देखो यहां पर रिप्लेसमेंट ऑफ ईच H बाय सम ग्रुप। अब यहां पे देखो दोनों H सेम साइड में है, मतलब अबाउट द प्लेन है, तो यहां पर अगर मैंने एक H को Q से रिप्लेस कर दिया और इसको मैंने यहां पे मिरर लगा दिया, तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इंपोजिबल होंगे, इसलिए ये हमारे पास एनेंटियोमेरिक फॉर्म्स होंगी, और इन प्रोटॉन्स को हम एनेंटियोटॉपिक प्रोटॉन्स कहेंगे। डायस्टेरोट्रॉपिक क्या होगा? इफ रिप्लेसमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन बाय द सेम ग्रुप लीड्स टू डायस्टेरोमर्स। यहां रिप्लेस किया तो एनेंटियोमर बना, और इस केस में अगर रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन को तो वो डायस्टेरोमर देगा। द हाइड्रोजन आर डायस्टेरोट्रॉपिक एंड विल हैव डिफरेंट केमिकल शिफ्ट्स एंड विल गिव डिफरेंट सिग्नल्स। अब जैसे ये हमारे पास है, एल्कीन है, Q से रिप्लेस कर दिया, यहां पर इस वाले हाइड्रोजन को Q से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब करने के बाद ये जो हमारे पास जो मिलने वाले हैं वो डायस्टेरोमर्स मिलने वाले हैं, डायस्टेरोमर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये भी बात समझनी है, ठीक है। अब एक बार तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया Q से, अगली बार इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया Q से, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे तो जो Q है दैट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड इज हैविंग मोर एटॉमिक नंबर, और अगर वहां पर हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटॉप भी है तो वहां पर हम जब आइसोटॉप्स के केसेस में मासेस को प्रेफर करते हैं, तो यहां पर अगर आप देखो तो इसको प्रायोरिटी 1 देंगे, इसको 2 देंगे, ये ज्यादा है एज्यूम्ड है और 1, तो ये Z हमारे पास हो जाएगा। एंटीगिगन ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये ऑपोजिट है, इक्वल अमाउंट में जो है हमारे पास प्रेजेंट होंगे, दोनों जो है अलग अलग रहेंगे, तो ये हमारे पास डायस्टेरियोमेरिक जो है हो जाएगा, जो मिक्सचर हमारा डायस्टेरियोमेरिक हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यही वाली कंडीशन हमारी वहां थी क्योंकि दोनों हाइड्रोजन देखिए सेम साइड में थे, यहां पर देख सकते हैं Ha और Hb, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंपाउंड्स विद मार्क्ड कार्बन एटम्स आर नोन एज, कंपाउंड विद मार्क्ड कार्बन एटम। कंपाउंड मार्क्ड कार्बन एटम वाला कंपाउंड क्या होता है? वो होता है हमारे पास कायरल दिया है, प्रोकायरल, पोस्ट कायरल, प्री कायरल। अब 3 टर्म्स, कायरल तो आपको पता है 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है कार्बन, लेकिन प्रो, पोस्ट और प्री का मतलब क्या हुआ? प्रो कायरल का मतलब हुआ कि वो पहले मतलब एक स्टेप पीछे है कायरल बनने से, और पोस्ट कायरल रिएक्शन होने के बाद में एक कायरल कंपाउंड मिला, प्री कायरल जो पहले से कायरल था। तो प्री कायरल पोस्ट कायरल देगा, यानी कि पहले वो डी फॉर्म था, बाद में एल फॉर्म मिलेगा एसेंटो मैकेनिज्म में, उसमें आप देख सकते हैं। प्रो कायरल का मतलब सिंपल ये हुआ, लाइक अ फॉर्म ऑफ एसिमेट्रिक सिंथेसिस, एसिमेट्रिक कार्बन सिंथेसिस,
जहां पे प्रोकाइरल का मतलब एक मॉलिक्यूल है जो वन ग्रुप अवे है टू बी कायरल, यानी कि वहां पर 3 डिफरेंट ग्रुप हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। क्लियर? तो देख लेंगे एक बार प्रोकायरल क्या है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। व्हेन अ टेट्राहेड्रल कार्बन can be converted into chiral center by changing only one of the attached group is referred as prochiral carbon. The two hydrogens on the prochiral carbon can be described as prochiral hydrogen. तो यहाँ पर देखो prochiral hydrogen है, ये यहाँ पर prochiral carbon है, 2 ग्रुप सेम है। अगर मैं एक ग्रुप को हटा दूं, जैसे H is replaced by D, ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया ये रेड वाला H, तो अब आप देख रहे हो ये कायरल बन चुका, तो इसलिए हम इसको प्रो कायरल कार्बन कहते हैं, यानी कि 1 स्टेप अवे है, 1 ग्रुप अवे होता है टू बी कायरल, तो इसको हम प्रो कायरल कार्बन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज अकायरल। अकायरल का मतलब हुआ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब सीधा सीधा जो है किसी भी डायरेक्शन से आप उसको देख रहे हो ना तो वो एक ही जैसा दिखाई देगा। तो लेटर पी क्या ऐसा है, लेटर पी कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा मिरर इमेज। एफ का कैसा दिखाई देगा, एफ ऐसा दिखाई देगा। बॉल कैसी दिखाई देगी, तो जैसी है वैसी दिखाई देगी। और पेयर ऑफ हैंड्स ये भी जो है मिरर इमेजेस होते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन आने वाला है हमारे पास बॉल आ जाएगा, वही कायरल होता है, बाकी तीनों हमारे पास कायरल होंगे। लेटर पी, एफ एंड पेयर ऑफ हैंड्स कायरल होंगे, सी हमारे पास अकायरल होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आपसे पूछा है कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहां पे ई ई ई ई जेड 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 एंड नन ऑफ द अबव। यहां पर देख लेंगे नंबर 1 और 2 इसको दिया है ना, तो नंबर 1 देख लेंगे, सीधा सीधा सा H और CH2 है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, तो हायर प्रायोरिटी यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये क्या हुआ, E हुआ। 1 पे क्या आया हमारे पास, E ऑपोजिट आया। और यहां पर आप देखोगे CH और CH दोनों प्रायोरिटी नंबर सेम साइड में है, तो ये हुआ Z। तो EZ यहां पर होना चाहिए, फर्स्ट कार्बन E है और सेकंड कार्बन Z है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा EZ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कंपाउंड कंटेन्स अ डबल बॉन्ड एज वेल एज कायरल सेंटर। एक कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड भी है और कायरल सेंटर भी है। हाउ मेनी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स इट विल फॉर्म। कॉन्फ़िगरेशन में बी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। जब एक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी है और कायरल सेंटर भी है, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए 2 की पावर n, तो 2 की पावर 1 is 2, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो गए 2 डबल बॉन्ड की वजह से। और ये कहा है कायरल सेंटर 1 है और उसको जो है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, तो वहां पर भी फॉर्मूला 2 की पावर n ही होता है, लेकिन यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन होते हैं जो कि एक ही कार्बन है। तो 1 is equal to 2, तो 2 plus 2 is 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होंगी, तो हमारा आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्लियर? आंसर हो जाएगा 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। तो यहां पर विच इज द करेक्ट नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एक्चुअली, इसमें अगर काउंट करें नंबर ऑफ कार्बन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे हमारे पास कार्बन आ रहे हैं, यानी कि ये डेकालिन है। डेकालिन में ये बिलो द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है हाइड्रोजन। आपसे पूछा है ये क्या है, ऑप्शन हमारे पास है ट्रांस डेकालिन, सिस डेकालिन, मेसो एंड ट्रांस हेप्टेन। तो यहां पर हमारे पास होने वाला है ये ट्रांस डेकालिन। थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन में आप इसको देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये ट्रांस डेकालिन है, ये सिस डेकालिन है, और इसकी जब आप जो है चेयर फॉर्म बनाते हो तो कुछ इस तरह से बनेगी। यहां पर इसकी कि ये ट्रांस फॉर्म ऐसे दिखाई देगा और सिस फॉर्म आपका ऐसे दिखाई देगा। यहां पर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में होंगे। तो डेकालिन है क्या एक्चुअली, इट इज डेका हाइड्रोनेफ्थलीन also known as bicyclo 440 decane। तो जब बाइसाइक्लिक की नेमिंग कराऊंगा तभी वहां पे देख लेंगे। समटाइम्स डेकालिन, इट इज द सैचुरेटेड एनालॉग ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के हाइड्रोजिनेशन से डेकालिन मिलता है।
इट एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स दैट आर डिस्कस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डायस्टेरियोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। डायस्टेरियोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देखना है। तो डायस्टेरियोमर्स होते क्या हैं? डायस्टेरियोमर्स मिरर इमेजेस नहीं होते, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। क्लियर? तो अब ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको देख सकते हैं आप, ई है या जेड फॉर्म है, पहले तो सिस ट्रांस ही आराम से हो जाएगा, तो दोनों ग्रुप सेम साइड में है तो ये सिस फॉर्म हमारे पास है। क्लियर? अब हमें देखना है कि इधर इसका जो डायस्टेरियोमर पेयर है वो कौन सा है। तो लेट्स सी दिस इज द डायस्टेरियोमेरिक पेयर। क्योंकि इस स्ट्रक्चर को ले लो और इस स्ट्रक्चर को ले लो ध्यान से, तो आप देखोगे कि यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रांस स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये हमारा सिस स्ट्रक्चर है। तो जब एल्कीन्स की बात करते हैं तो सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म एक दूसरे की डायस्टेरियोमेरिक फॉर्म्स होती हैं, बिकॉज दे आर नाइदर मिरर इमेजेस नोर सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है? क्लियर? तो ऑप्शन क्लियर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कायरलिटी एट C1 एंड C4 ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फॉलोइंग कंपाउंड में C1 और C4 पर क्या हमारे पास यहां पर वैल्यू होगा? यू कैन टेक योर टाइम। नाउ वी कैन सी दिस इज 1R 4R 1S 4R 1S एंड 4R। तो 1 पे क्या होगा इसको देख लेंगे। 1 को फिशर प्रोजेक्शन में ऐसे बनाओ तो ये हमारा O के बाद देखो ये कार्बन है तो ये आपका CH2 है, नीचे हमारा OH है, इधर हमारा H है और इधर हमारा CH2 है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन की बात कर रहे हैं यहां पे। अब O के बाद कार्बन है, यहां O के बाद H है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? नंबर 1। नंबर 2 किसको देंगे? फिर इसको देंगे। और नंबर 3 किसको देंगे? इसको देंगे। अगर इसको ऐसे देखोगे तो यहां से कुछ ऐसे आएगा, ये हमारा R आ जाएगा, लेकिन H हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो R का क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। दूसरी तरीके से आप बात कर सकते हैं कि H को बॉटम पे लाओ, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, इसको करके इसको होल्ड करके इसको रोटेट कर देंगे और आप देखोगे कि नया जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया, अरेंजमेंट जो आया है इनका, वो क्या आया? CH2 ग्रुप पहुंच गया इधर पर, ठीक है, H चला गया बॉटम पे और ये आ गया OH लेफ्ट में। ठीक है, नंबरिंग करनी है 1 2 3, तो देखो हमारे पास ये आ गया S कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 1S कॉन्फ़िगरेशन इज क्लियर। नाउ विल सी 4 कार्बन पे आप देखोगे OH ऊपर है, H नीचे है, दो सिंपल लाइन से है तो ये वर्टिकल लाइन पे आ गया। नाउ हियर CH2O, दिस इज CH2O और यहां पर इधर आ जाएगा CH2। आप यहां पे चेक कर सकते हो, ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉटम साइड पे है तो 1 2 एंड 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा R कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से हमारे पास आंसर होगा 1S एंड 4R। क्लियर? सो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है तो यहां पर आप देखेंगे ये तो मेसो नहीं हो सकता क्योंकि उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री चाहिए। अभी आप इसको देखो, जब इसको 180 आप रोटेट करते हो तो ये मेसो फॉर्म में आ जाएगा, तो बी हमारा मेसो फॉर्म में होगा। ये मेसो फॉर्म नहीं हो सकता, ये भी मेसो फॉर्म नहीं होगा क्योंकि दोनों ही सेम साइड में है, अबव द प्लेन है। क्लियर? ओके, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा होगा यहां पर मेसो फॉर्म। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स एग्जिस्ट फॉर द मॉलिक्यूल। थोड़ा सा देखो अंतर है क्वेश्चन में, क्योंकि पीछे क्वेश्चन आया था ऐसे ही हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का, लेकिन वहां पर अगर आपको ध्यान हो तो वहां पर एक तरफ तो CHO ग्रुप था और एक तरफ PH ग्रुप था, यानी कि ये जो पॉलीइन है यहां पर दोनों तरफ, दोनों टर्मिनल्स पर सेम ग्रुप्स हैं। लेकिन पीछे एक एग्जांपल जो हमने किया, वो जो क्वेश्चन था उसमें दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप थे, तो वहां पर कितने पॉसिबल आइसोमर्स थे? वहां पर पॉसिबल आइसोमर्स कितने थे हमारे पास? वो थे कितने? 4 आइसोमर हमारे पास बन रहे थे। क्लियर? लेकिन यहां पर डिफरेंट आइसोमर्स हमारे पास बनने वाले हैं और यहां पे केवल 3 हमारे पास बनेंगे। 1 1 2 4, दिस इज बी को करेंगे 3, तो यहां पर बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होने वाला है।
3 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। कैसे बनने वाले हैं, लेट्स सी दिस। सो यहां पर आप देखो तो 1 2 3 4 आइसोमर पॉसिबल हैं, लेकिन पहला तो ई बनेगा। ये आ गया हमारे पास 2 पे ई, यहां पे ये सेकंड कार्बन है, ठीक है, ये 3 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और ये 4 कार्बन है। तो दिस इज 2 पे ये ई है, मतलब ये ग्रुप इधर है और ये इसके ऑपोजिट साइड में देखो, तो ये ऑपोजिट साइड में, तो ये भी ई हुआ, 4 के लिए भी ई हुआ। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, कैसे उसको लेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इस कार्बन को होल्ड करेंगे, इसको होल्ड करेंगे और इसको रोटेट कर देंगे नीचे की तरफ, तो ये आ गया नीचे। तो यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, 4 पे ये कार्बन सेम साइड में है, तो ये तो हो जाएगा Z। लेकिन 2 पे ये दोनों, ये वाला और ये ऑपोजिट साइड में है, तो 2 पे हो जाएगा E। क्लियर। दूसरा तरीका क्या है, इसी का हमें मिलेगा कि ये 2E4Z है, तो इसका उल्टा भी हमें मिल सकता है, यहां पे मिल सकता है 4E2Z भी मिल सकता है। कैसे, अगर मैं इसको 2 को होल्ड करूं और इसको ऐसे रोटेट कर दूं, इसको ऐसा रहने दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो ये इस तरह से मेरे पास स्ट्रक्चर आने वाला है। क्लियर। तो ये हमारे पास यहां पर है 1, ये 2 कार्बन 3 4, तो आप देखो 2 पे तो बन गया, ये जो है 2 पे तो बन गया Z, और 4 पे ये अभी E ही है। क्लियर। खास तौर से मैं बताऊं क्योंकि यहां पे दोनों एंड पे CH3 मॉलिक्यूल है, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे का आइडेंटिकली फॉर्म तो है, एक जैसा ही तो है, इसीलिए हमने वहां पर 3 आइसोमर बताए। क्लियर। अगर दोनों टर्मिनल्स अलग अलग होते तो इसको भी हम काउंट करते, फिर ये 4 आइसोमर हो जाते। नेक्स्ट इज 2Z 4Z, तो बस अब जैसे हमने ये किया हुआ है, अभी क्या करेंगे, इसको होल्ड करके इसको भी ऊपर कर दो, तो दोनों हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी 2Z 4Z में। तो इस तरह से हमारे पास इसके 3 आइसोमर होंगे और आंसर हमारा 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, क्योंकि यहां पर पॉलीन्स के जो एंड्स हैं वो सेम टाइप के एंड्स हैं, इसलिए EZ और ZE दोनों आइडेंटिकल होंगे, ये वाला। ओके।